अश्व कुमार, सहायक आचार्य, श्री राधे श्यामार मोरारका राजकीय महाविद्यालय जोजू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण व प्रबंध लेखांकन में हमने वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में अनुपात विश्लेषण के टॉपिक में रेशियो के बारे में, अनुपातों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने वीडियो में अनुपात का अर्थ, परिभाषाएं, सीमाएं और उद्देश्य सारों का अध्ययन करते हुए तरलता अनुपात या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात, लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का विस्तार से अध्ययन किया। इसके अंतर्गत जिन रेशियो को याद करना है उसके बारे में जाना। तत्पश्चात हमने क्रियाशीलता या कार्य कुशलता अनुपात, एक्टिविटी और इफिशिएंसी रेशियो के बारे में हमने अध्ययन किया। उसमें जो रेशियो थे, स्कंद आवर्तन अनुपात, उसको विस्तार से समझा। उसी में क्रियाशीलता अनुपात में हमने देनदार आवर्तन अनुपात का अध्ययन किया। उसके बाद हमने देनदार आवर्तन अनुपात के बाद लेनदार आवर्तन अनुपात का अध्ययन किया और कुल संपत्तियां आवर्तन अनुपात, स्थायी संपत्ति आवर्तन अनुपात, चालू संपत्ति आवर्तन अनुपात और पूंजी आवर्तन अनुपात, शुद्ध मूल्य आवर्तन अनुपात, इनका अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लाभदायकता अनुपात है क्या, सबसे पहले जानना जरूरी है। लाभदायकता अनुपात प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार करे, व्यवसाय करता है या कोई फर्म है, कंपनी है, उन सब का व्यक्तिगत व्यापार, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति अपना व्यापार करता है तो उनका मुख्य ध्येय यह है कि अधिकतम लाभ कमाना। अतः प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। जहाँ अधिकतम लाभ की बात करते हैं वहाँ स्पष्ट होता है कि लाभदायकता निरपेक्ष संबंध न होकर सापेक्ष संबंध है। यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रत्येक संस्था ये प्रयत्न करती है कि उसके द्वारा अर्जित लाभ न केवल निरपेक्ष रूप से अधिक हो बल्कि सापेक्ष दृष्टि से भी अधिक हो। अर्थात उस संस्था में प्रयुक्त पूंजी साहस व जोखिम की तुलना में लाभ की मात्रा पर्याप्त हो। अतः लाभ अर्जन क्षमता का व्यवसाय में अत्यधिक महत्व है। अतः लाभदायकता दो शब्द से बना है। लाभदायकता में दो शब्द समाहित हैं, जिसमें पहला है लाभ, प्रॉफिट, प्लस दायित्व, एबिलिटी से मिलकर बना है। अतः लाभ को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। आगमन तथा खर्चे एक विशिष्ट अवधि, हम इस प्रकार से इसमें यदि अध्ययन करें कि भाई क्या क्या चीज़ इसमें सम्मिलित हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लाभ को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। वास्तव में लाभ शब्द का प्रयोग उद्देश्यों के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। जो उद्देश्य उसके अनुसार बदलता रहता है। लेखांकन उद्देश्यों के लिए लाभ शब्द का प्रयोग कुल आगम में से कुल खर्चों के घटाने के बाद बचे शेष रूप में किया जाता है। जो हमारे पास आय होती हैं उसमें से जो टोटल खर्चे होते हैं वो घटा दिए जाएं, जो शेष बचता है वो लाभ माना जाता है। आगम तथा खर्चे एक विशिष्ट अवधि, एक निश्चित अवधि में, जो कि साधारणतः 12 महीने के हम लेते हैं, से संबंधित होते हैं। दायित्व शब्द संस्था के लाभ अर्जन की क्षमता, जो पावर है, वो बताता है। कभी कभी लाभ अर्जन की दायित्व को संबंधित विनियोगों की अर्जन क्षमता, अर्निंग ऑफ पावर, या क्रियाशीलता निष्पादन, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको हार्वर्ड व अपटन के शब्दों में दिए गए विनियोगों के प्रयोग से प्रत्यय कमाने की योग्यता को लाभदायिता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लाभदायिता की स्थिति
प्रतिदिन के तापमान की तरह परिवर्तनशील है। जैसे प्रतिदिन के मौसम में तापमान का बदलाव रहता है, वैसे ही लाभदायकता व्यापार में प्रतिदिन के तापमान की तरह मतलब बदल परिवर्तनशील है। जिस प्रकार एक मौसम वैज्ञानिक एक दिन के लिए भिन्न भिन्न तापमानों का आकलन करता है तथा इसकी सहायता से भविष्य में मौसम के बारे में अनुमान लगाता है, ठीक उसी प्रकार वित्तीय विश्लेषक भी लाभदायिता का अध्ययन कर संस्था के भविष्य के बारे में अनुमान लगाता है। लाभदायिता की स्थिति संस्था की बिक्री की मात्रा, लागतों की प्रवृत्ति तथा साधनों के समुचित प्रयोग पर निर्भर करती है। लाभदायिता ज्ञात करते समय विश्लेषक को दो मतों के मध्य संबंध शब्द करते समय यह अवश्य देखना चाहिए कि दोनों मत एक दूसरे से संबंधित हैं, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रयुक्त लाभ का मत विनियोग से संबंधित होना चाहिए। जो प्रयुक्त लाभ है वो उसका वो मद है वो विनियोगों से संबंधित होना चाहिए। अतः किसी भी संस्था की लाभदायिता प्रमुखतः विक्रय व विनियोग पूंजी पर निर्भर करती है। अतः लाभदायिता के अध्ययन में हम विक्रय और विनियोग पूंजी के आधार पर किया जाता है, और इसमें हम लाभदायिता अनुपात में सबसे पहले विक्रय पर आधारित लाभदायिता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स के आधार पे जो बिक्रियाँ हमारी हुई है उसके आधार पे हम रेशियो ज्ञात करते हैं। और उसमें सबसे प्रथम रेशियो है सकल लाभ अनुपात, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो या ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, जिसे हम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो भी कहते हैं, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि सकल लाभ अनुपात सकल लाभ की शुद्ध विक्रय पर अर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है। अतः अनुपात ये बताता है कि व्यवसाय के उपयोग को छोड़ते हुए अर्जन क्षमता क्या है। ओवरहेड्स हैं जो वे एक्सपेंसेस हैं उनको छोड़ते हुए उसकी जो अर्जन क्षमता क्या है, ये रेशियो के माध्यम से गणना की जाती है। गणना के लिए इसका सूत्र है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट बटे नेट सेल्स ना सो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जब हम ज्ञात करते हैं तो हम ग्रोस प्रॉफिट में शुद्ध विक्रय जो किए हैं उनका भाग देते हुए 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट रेशियो प्राप्त हो जाएगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल उसके नेट सेल्स में से यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दें उसमें नेट सेल्स का भाग लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अर्थात बात वही है कि नेट सेल जो बिक्री है, जो हमारी शुद्ध बिक्री है, यदि उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बेचे गए माल की लागत को घटाते हैं तो अंतिम क्या बचता है? प्रॉफिट बचता है। वो कौन सा? ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट हो गया एक प्रकार से, वही बात है ग्रोस प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इंटू 100। यदि हम उदाहरण के लिए श्याम लिमिटेड की शुद्ध विक्रय राशि जो 2,15,000 रुपये माने और विक्रित माल की लागत है वो 1,55,000 रुपये हों तो सकल लाभ का अनुपात कैसे ज्ञात करें? तो आपको बताया था कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स घटाने के बाद नेट सेल्स का भाग दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो अनुपात आ जाएगा। अर्थात 2,15,000 जो विक्री माल की लागत है उसमें से 1,55,000 जो बेचे गए लाभ, कहने का अर्थ है कि शुद्ध विक्रय राशि जो 2,15,000 रुपये है उसमें से विक्रित माल की जो लागत है 1,55,000 रुपये घटा दें, उसमें 2,15,000 का भाग लगा दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जो रेशियो आएगा वो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है। इसके घटक क्या है? सकल लाभ की गणना हेतु शुद्ध विक्रय राशि में से विक्रित माल की लागत घटाकर की जाती है। शुद्ध लाभ की गणना हेतु शुद्ध विक्रय राशि में से विक्रित माल की लागत घटाकर की जाती है, जो अभी बताया था कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। विक्रित माल की लागत में प्रयुक्त सामग्री की लागत, क्रय से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय तथा उत्पादन से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। शुद्ध बिक्री से आशय है कि नगद व उधार बिक्री की कुल राशि में से केवल
विक्रय वापसी घटाने के पश्चात प्राप्त राशि से है। शुद्ध बिक्री का से आपको बताया कि नगद और उधार बिक्री की कुल राशि में से जो विक्रय वापसी है, सेल्स रिटर्न है, उसको घटाने के पश्चात जो राशि प्राप्त होगी वो नेट सेल्स होगी, चाहे उधार हो चाहे नगद। इसका महत्व क्या है इस अनुपात का? यह अनुपात संस्था की व्यवसायिक कुशलता का एक अच्छा माप है। व्यवसाय की कैसी कुशलता चल रही है, कार्य कुशलता, उसके एक अच्छा माप है। संस्था की लाभ अर्जन क्षमता इस अनुपात के माध्यम से मापी जा सकती है। यह अनुपात ये बताता है कि व्यवसाय की सकल लाभदायकता क्या है, क्योंकि सभी प्रत्यक्ष व्यय संबंधित शुद्ध विक्रय के अनुपात में परिवर्तित होते रहते हैं। अतः साधारण जब तक कोई मूलभूत परिवर्तन न हो, यह अनुपात प्रतिवर्ष लगभग एक सा ही बना रहता है। इस अनुपात में परिवर्तन तभी संभव है जब प्रत्यक्ष व्यय में तो परिवर्तन हो जाए पर विक्रय मूल्य में परिवर्तन न हो, या विक्रय मूल्य में परिवर्तन हो जाए पर उसी अनुपात में प्रत्यक्ष व्यय में परिवर्तन न हो, या दूसरी बात, संस्था नियमित माल के विक्रय के बजाय कच्चे माल का भी विक्रय प्रारंभ कर दे, अथवा वर्तमान विक्रय को आगामी या पिछले वर्षों से संबंधित विक्रय में स्थानांतरित कर दिया जाए, या स्कंद के मूल्य में परिवर्तन कर दिया जाए, इत्यादि के कारण प्रभावित हो सकता है, चेंज हो सकता है। विभिन्न फर्मों की तुलना करने के लिए साधारणतः इस अनुपात का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरी फर्मों की तुलना करना कि उसमें सकल लाभ का अनुपात क्या है, इस रेशियो का प्रयोग किया जाता है। ये अनुपात प्रमुखतः उत्पादित वस्तु की लाभदायकता की जांच करता है। सामान्यतः अनुपात जितना अधिक होता है, व्यवसाय उतना अधिक कुशल और लाभप्रद माना जाता है। इसके विपरीत यह अनुपात जितना कम होता है, व्यवसाय उतना ही अकुशल माना जाता है। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अधिकतम होना व्यापार का अच्छा है, उसके लिए अच्छा सूचक है। और इसका आइडल आदर्श क्या है? यह अनुपात के संबंध में कोई सर्वमान्य प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता, कोई स्टैंडर्ड नहीं है एक प्रकार से सर्वमान्य, लेकिन परंतु ये कहा जा सकता है कि अनुपात इतना अवश्य होना चाहिए जिससे व्यवसाय के संचालन वे पूरे किए जा सकें, जो व्यापार में खर्चे होते हैं उनको पूरा किया जा सके, और स्थायी व्ययों, लाभांश तथा वांछनीय काशों का व्यवसाय की जा सके। इन चीज़ों के लिए व्यवस्था की जा सकती है। इस आदर्श में कैंडी व मैक मूलन के अनुसार ये कहते हैं कि सकल लाभ अनुपात में निम्नलिखित में से किसी भी कारण से या सामूहिक रूप से वृद्धि हो सकती है, और उसमें किन कारणों से हो सकती है? पहला है विक्रय मूल्य में वृद्धि किंतु विक्रय माल की लागत में वृद्धि न होना। हमारे विक्रय मूल्य तो बढ़ते हैं लेकिन उसकी विक्रय माल की जो लागत है वो नहीं बढ़ती है, तो बढ़ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा, विक्रय माल की लागत में कमी होना लेकिन विक्रय मूल्य में वृद्धि न होना। उसमें विक्रय माल की लागत में कमी हो जाती है लेकिन चाहे विक्रय मूल्य वो ही रहे जो पहले था, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तीसरा है विक्रय मूल्य में विक्रय माल की लागत का ऐसा संयोजन जिसके सकल लाभ की राशि में वृद्धि हो, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़े तो रेशियो भी बढ़े। और चौथा है अधिक से लाभ वाली मधु की विक्रय से वृद्धि। अतः इसके भी उपरोक्त में के विपरीत भी स्थिति ये प्रदर्शित करती है कि इनके विपरीत भी चीज़ें हैं जिनके कारण ये रेशियो कम भी हो सकता है। उसमें पहला है व्यवसाय की बिक्री के अनुपात में लाभ कम हो रहे हों, या संस्था की उत्पादन लागत उचित शर्तों पर कच्चा माल खरीदने की योग्यता, मशीन व यंत्र का कुशल उपयोग तथा अधिक विनियोग के कारण अधिक हो गई हों, तो इस वजह से। दूसरा, हमारा लाभदायक अनुपात में जो महत्वपूर्ण रेशियो है वह है परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो। परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही रेशियो महत्वपूर्ण है। लाभदायक अनुपात संपूर्ण रेशियो वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिकांश जब सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ ऑपरेटिंग रेशियो भी पूछा जाता है। और परिचालन अनुपात क्या है? यह अनुपात बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत में अन्य सभी परिचालन व्ययों जैसे प्रशासनिक, विक्रय, वेतन व्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को जोड़कर प्राप्त योग से शुद्ध विक्रय का भाग देकर ज्ञात किया जाता है।
उसमें वो खर्चे और जोड़ ले जाते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट की गणना करते इसमें नहीं जोड़ते थे। अतः ऑपरेटिंग रेशियो बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे नेट सेल्स मल्टीप्लाई शो इंटू शो। यदि हम ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात करें तो ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है उसमें नेट सेल्स का भाग देके 100 से गुना कर दें तो हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम ये कहें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स गुना 100। तो ये भी वही बात है। उदाहरण के लिए हम ये कहें कि सुरेश लिमिटेड की शुद्ध बिक्री है वो 2 लाख रुपए है तथा माल की लागत 1,05,000 है और परिचालन में 25,000 है, तो परिचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें पता है कि ऑपरेटिंग रेशियो बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो 25,000 वो जोड़ देंगे। शुद्ध बिक्री जो हमारे पास 2 लाख उसका भाग लगा देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जो रेशियो आएगा वो ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा। और ऑपरेटिंग रेशियो भी आपको बताया था अधिक होगा उतना ही लाभदायक संस्था होगी। और ये यदि अनुपात 100 में से घटा दिया जाए तो अंतर शुद्ध लाभ संचालन लाभ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अनुपात बताएगा। जो रेशियो हम ज्ञात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो उसको यदि 100 में घटा दिया जाए तो जो अंतर है वो शुद्ध संचालन लाभ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अनुपात बतलाएगा। इसके घटक क्या है? परिचालन लागत निकालने हेतु बेचे गए माल की लागत में परिचालन व्ययों को जोड़ दिया जाता है और परिचालन व्ययों में प्रशासनिक उपरियों जैसे वेतन, हास, संचालन शुल्क, बीमा, कर आदि तथा विक्रय वितरण व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन वित्तीय प्रकृति के व्यय यो अनुपातक व्यय गैर संचालन व्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ इसका महत्व क्या है? परिचालन अनुपात संस्था की लाभ अर्जन क्षमता व कार्यकुशलता का माप है। यह अनुपात जितना कम होगा संस्था में कुशल समझी जाएगी, क्योंकि गैर संचालन व्यय को पूरा करने के लिए उतने ही अधिक लाभ बेचेंगे तथा दूसरी तरफ परिचालन लाभ की अधिकता भी अधिक होगा। एक ही उद्योग के समान आकार प्रकार के फर्मों के अनुपातों का अध्ययन करके अथवा एक ही फर्म के पिछले कई वर्षों में परिचालन अनुपातों का विश्लेषण करके अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अतः परिचालन अनुपात संस्था की लागत का ढांचा होता है। इनमें इस अनुपात का गहन अध्ययन करने हेतु लागत के विभिन्न तत्वों पर आधारित अलग अलग अनुपातों का प्रकलन किया जा सकता है। लागत के विभिन्न तत्वों पर आधारित अनुपातों का परिचालन भी किया जाना, जो अनुपातों को उप अनुपातों की संख्या दी जाती है और इसमें वे अनुपात एक्सपेंसेस रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। और परिचालन अनुपात के प्रमुख उप अनुपात निम्न वर्णित हैं, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष व्यय की लागत का अनुपात मटेरियल कंज्यूम रेशियो, उसमें होगा मटेरियल कंज्यूम अपॉन नेट सेल्स होना 100। दूसरा है प्रत्यक्ष श्रम की लागत का अनुपात डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट रेशियो बराबर डायरेक्ट वेजेज बटे नेट सेल्स होना 100। फिर रूपांतरण व्यय अनुपात कन्वर्जन कॉस्ट रेशियो बराबर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मटेरियल प्लस नेट सेल्स होना 100। और चौथा है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो बराबर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स होना 100। और पांचवा और अंतिम है विक्रय वितरण व्यय अनुपात सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो बराबर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स होना 100। इस प्रकार से हम इस रेशियो में उप रेशियो हैं उनका भी अध्ययन करेंगे और आगे हम अब लाभदायक अनुपात प्रेफिलिटी रेशियो में बचे हुए रेशियो का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।